हेलो एवरीबॉडी। आज इकोनॉमी का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमांड हम समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है। आपको मेरे लेक्चर में ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाएंगे, जहाँ पे कि सबसे पहले हम लॉ ऑफ डिमांड समझ लेंगे कि आखिर लॉ ऑफ डिमांड हम कहते किसको हैं। लॉ ऑफ डिमांड से हम समझना क्या चाहते हैं। दूसरा, हम डिमांड कर्व देखेंगे कि इस लॉ ऑफ डिमांड को हम चार्ट में, एक्स वाई ग्राफ में किस तरीके से समझते हैं। दूसरा, हम क्या देखेंगे कि एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, जहाँ पे कि ये जो जनरल डिमांड कर्व हम ऑब्जर्व करते हैं उससे कुछ डिफरेंट, उससे अपोजिट हमें कि कोई एक्सेप्शनल गुड्स में कर्व देखने को मिलता है, उसे हम वेबलन गुड्स में या गिफिन गुड्स में देख सकते हैं। और उसके बाद हम समझेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे, जो कि हम आगे चल के डिटेल में अभी समझेंगे। और उसके बाद हम डिमांड के बारे में ये भी समझेंगे कि बाकी अलग डिफरेंट फैक्टर जैसे कि इनकम का, बाकी सब्स्टिट्यूट गुड्स का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का, स्पेकुलेटिव डिमांड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ऑलराइट। तो लॉ ऑफ डिमांड में जो सबसे पहला चीज हम यहाँ पे देखते हैं वो ये होता है कि एक बहुत ही लॉजिकल बात है, कॉमन सेंस का बात है कि किसी भी एक गुड का, किसी भी एक सर्विस का अगर प्राइस बढ़ता है ना, किसी भी चीज का अगर दाम बढ़ जाएगा तो उसे लोग कम खरीदने लगेंगे। तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कहीं ना कहीं घट जाता है। और अपोजिटली दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अगर प्राइस घट जाएगा तो हम उसे उसी चीज को ज्यादा खरीदने लगेंगे, इजंट इट, क्योंकि अब वो सस्ते दाम में भी हमारे पास अवेलेबल होगा। तो हमारा कहीं न कहीं डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ देखते हुए हम ये फ़ॉर्मूला एक निकाल सकते हैं कि जो डिमांड है ना, किसी भी चीज़ का डिमांड है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है प्राइस के साथ। ठीक है? यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। अब इसी चीज़ को जब हम ग्राफ में उतारते हैं तो हम उसे इस तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं, जहाँ पे कि एक तरफ अगर हम प्राइस रखें और दूसरी तरफ डिमांड रखें तो हम इस तरीके का लेफ्ट टू राइट स्लोपिंग ग्राफ हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है। और इसी कर्व को, इसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व बोलते हैं। डिमांड कर्व बोलते हैं। इस डिमांड कर्व में आप साफ साफ देख पाएंगे कि अगर किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे अगर ये डिमांड हमारा है, अगर किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे हमारा ये डिमांड है और कहीं हम प्राइस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो डिमांड हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आपको घटते हुए। जहाँ पे कि पहले डिमांड ये था, उसके बाद घट के डिमांड ये हो गया प्राइस को इतना बढ़ाने के बाद। इज़न्ट इट? तो ये आप बिल्कुल परफेक्टली इस चीज़ को देख पाएँगे कि किस तरीके से हमारा ये फ़ॉर्मूला यहाँ अप्लाइड है। लेकिन लेकिन हम क्या देखते हैं, इसी कर्व को हम क्या जनरल कर्व बोलते हैं। लेकिन कुछ गुड्स जो हैं, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज़ के डिमांड इस तरीके के साथ प्राइस के साथ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। यानी कि हम नॉर्मल केस में देखते हैं कि जब हम प्राइस बढ़ाते हैं तो डिमांड घट जाता है और उसे हम इस कर्व से देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कि हम क्या देखेंगे ना, कि अगर हम प्राइस बढ़ाएँगे तो साथ ही साथ डिमांड भी बढ़ जाएगा। ठीक है? क्या ऐसे कुछ गुड्स आपके दिमाग में आ पा रहे हैं कि ऐसे कौन से गुड्स हैं जिसमें जिनमें इस तरीके का फीचर हमें देखने को मिलता है? आप अगर आप अगर थोड़ा-सा सोचें इस बारे में, तो आप सोच पाएँगे कुछ ऐसे लग्ज़री गुड्स जैसे लुई विटॉन का हैंडबैग, जैसे कि डिज़ाइनर सूट्स, जैसे कि रोलेक्स रोलेक्स का वॉच, जैसे कि फेरारी, जैसे कि लैम्बोर्गिनी। ये ऐसे सारे लग्ज़री गुड्स हैं ना, जिनसे कहीं न कहीं स्टेटस सिंबल अटेस्टेड है। ठीक है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन सारे गुड्स से स्टेटस सिंबल अटेस्टेड है। कि कहीं न कहीं अगर ये सारे गुड्स आपके पास हैं, तो आपको सोसाइटी में एक ऊँचे नज़रिए से देखा जा रहा है। आपको ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि आप कहीं न कहीं एक रईस वर्ग से आप बिलॉन्ग करते हैं, इज़न्ट इट? और कहीं न कहीं इन सारे गुड्स का कंज़्यूमर बेस भी रिच पीपल है। तो हम देखेंगे कि अगर इन चीज़ों का प्राइस अगर बढ़ाया जाता है ना, तो ये रिच पीपल है ना, इस चीज़ को और बाय करने लगते हैं, ताकि इनका ये स्टेटस सिंबल जो है ना, वो सोसाइटी के नज़र में दिख पाए, ये अपना पैसा फ्लेक्स कर पाएँ, इज़न्ट इट? तो हम देखते हैं कि कहीं न कहीं इन लग्ज़री गुड्स का प्राइस बढ़ाने पे डिमांड भी बढ़ जाता है। और
ऐसे ही इन लग्ज़री गुड्स को ना जिनका प्राइस बढ़ाने के साथ डिमांड भी बढ़ जाता है, उन्हें हम वेबलेन गुड बोलते हैं। ठीक है? ठीक है? ठीक है? एक बार आप फिर से बोलेंगे मेरे साथ कि वेबलेन गुड्स कैसे गुड्स होते हैं? वो ऐसे लग्ज़री गुड्स होते हैं जिनका जिनका अगर हम प्राइस बढ़ाते हैं ना, उनका तो उसके साथ उनका डिमांड भी बढ़ जाता है, क्योंकि इनसे स्टेटस सिंबल अटेस्टेड होता है। ठीक है? इस बात को हम समझते हैं, तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि दूसरे कुछ इस प्रकार के गुड्स होते हैं, जो कि लग्ज़री गुड्स तो नहीं होते हैं, लेकिन वो बहुत ही एसेंशियल होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें राइस के बारे में बात करें, जैसे कि हम ब्रेड के बारे में बात करें, जैसे कि व्हीट के बारे में बात करें, ये ऐसे एसेंशियल गुड्स हैं ना, जिनके बिना हम अपना गुज़ारा नहीं कर सकते, जिनके बिना हम सस्टेन नहीं कर सकते, ठीक है? आपको पता होगा कि आपका स्टेपल डाइट है राइस एंड रोटी, जो कि आप सदियों से खाते आ रहे हैं। लेकिन कहीं एक बार को अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो आप उसे और स्टोर करना चाहेंगे, इज़न्ट इट? आप उसे और स्टोर करना चाहेंगे कि इसका फर्दर प्राइस और बढ़ेगा तो ये मुझे और महँगा मिलेगा। तो कहीं न कहीं इसका अगर प्राइस बढ़ेगा तो आप डिमांड भी बढ़ा देंगे, ठीक है? तो हम ऑलराइट, आप इस बात को समझें कि ऐसे नॉन लग्ज़री गुड्स जो कि एसेंशियल गुड्स हैं, जैसे कि राइस, ब्रेड, व्हीट, ठीक है? इनके बिना हम गुज़ारा नहीं कर सकते, इसीलिए अगेन इनके प्राइस को बढ़ाने के साथ इनका डिमांड भी बढ़ जाता है, और ऐसे नॉन लग्ज़री गुड्स को, जो कि एसेंशियल गुड्स हैं, जिनका प्राइस बढ़ाने के साथ डिमांड बढ़ जाता है, वैसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? गिफ़िन गुड्स बोल देते हैं, ठीक है? गिवन गुड्स बोल देते हैं, और हम इन दोनों ही केस में देख रहे हैं, इन दोनों ही केस में क्या देख रहे हैं कि एक्सेप्शनल डिमांड कर्व हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि प्राइस बढ़ाने के साथ डिमांड भी बढ़ जा रहा है। मतलब कि प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड दिख जा रहा है। तो इनका कर्व हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा? राइट टू लेफ्ट स्लोपिंग कर्व हमें देखने को मिलेगा। मतलब कि ये प्राइस है और अगर ये डिमांड है, तो कहीं एक प्राइस पे अगर ये डिमांड हमें देखने को मिलता है, तो हम प्राइस अगर बढ़ा देंगे, तो हमें डिमांड भी बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इज़न्ट इट? इस बात को आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर पाएँगे, ठीक है? अब इतना चीज़ समझने के बाद हम समझना चाहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम किसे कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं, तो हम क्या कहना चाहते हैं? अभी-अभी हमने समझा कि प्राइस प्राइस में चेंज करने के साथ डिमांड में चेंज आता है। लेकिन मैं अगर वहीं आपसे सवाल पूछ दूँ कि कितना चेंज आता है? कितना चेंज आता है? कि अगर मैंने प्राइस को लेट्स से थोड़ा-सा बढ़ाया, तो ये डिमांड कितना बढ़ गया? ठीक है? क्या क्या इस प्राइस को मैंने थोड़ा-सा बढ़ाया, तो डिमांड आई एम सॉरी, प्राइस को बढ़ाने के साथ ये डिमांड कितना घट गया, ऑलराइट? और यहाँ पे हम देखेंगे कितना घट गया। ये सवाल जब मैं पूछता हूँ ना, तो आप जवाब देंगे कि अगर डिमांड हो सकता है कि बहुत ज़्यादा घट गया या फिर थोड़ा-सा घटा, ठीक है? इस तरीके का जवाब जब आप ढूँढना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ये रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं कि प्राइस के साथ ये डिमांड का रिस्पॉन्स कैसा है, कि प्राइस हम बढ़ा रहे हैं तो डिमांड घट रहा है, ये तो हम समझे, लेकिन कितना घट रहा है? इसे हम इलास्टिसिटी में ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। इसे हम 3 तरीके से देखते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप हम देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, और दूसरी तरफ हम देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, और तीसरी तरफ हम देखते हैं यूनिटरी यूनिटरी इलास्टिक, ठीक? ऑलराइट। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इलास्टिक और इनइलास्टिक से हम क्या समझते हैं। देखो, इलास्टिक और इनइलास्टिक से हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि प्राइस बढ़ाने के साथ डिमांड में कुछ तो चेंज आता है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स को हम इलास्टिक बोलेंगे, कि मतलब कुछ चेंज तो आ रहा है ना, इज़न्ट इट? कि प्राइस हम बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो कुछ डिमांड में कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है डिमांड को, इज़न्ट इट? लेकिन हम दूसरी तरफ ऐसे केसेज़ जहाँ पे कि प्राइस को हम बढ़ाने-घटाने से डिमांड में कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है, ये डिमांड टस से मस नहीं हो रहा है, जो है सो है। तो ऐसे ऐसे केसेज़ को हम, ऐसे सिनेरियो को हम इनइलास्टिक बोलेंगे, ऑलराइट? तो ये परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या होगा कि अगर हम प्राइस को अगर हम चेंज करते हैं, प्राइस को अगर हम चेंज करते हैं, तो प्राइस के चेंज के साथ डिमांड बहुत लार्जली बहुत लार्जली चेंज करता है। मतलब कि अगर हम थोड़ा-सा लेट्स से थोड़ा-सा प्राइस अगर बढ़ाते हैं, तो डिमांड बहुत ज़्यादा घट जाता है।
डिमांड बहुत ज़्यादा घट जाता है या प्राइस को अगर थोड़ा-सा हम कहीं घटा देते हैं, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इज़न्ट इट? इस केस को हम क्या बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक केस, ठीक है? कि मतलब रिस्पॉन्स इसका बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही एग्रेसिव रिस्पॉन्स है। इन सारे केसेस को हम परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। अगर मैं आपसे एग्ज़ाम्पल पूछ दूँ कि ऐसे कौन से एग्ज़ाम्पल्स आपको इन केसेस के साथ देखने को मिलते हैं? एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमें वो सारे गुड्स देखने को मिलते हैं जिनका ढेर सारा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो, ऑलराइट? जिनका ढेर सारा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं अगेन बताना चाहूँ तो लेट्स से आप किसी सब्ज़ी मंडी पहुँचे हुए हो और वहाँ पे 2 फार्मर आपको 2 एग्रीकल्चरिस्ट्स आई एम सॉरी 2 ऐसे बंदे देखते हैं कि जो अपने सब्ज़ी सब्ज़ी लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऑलराइट? हम देखते हैं कि मार्केट का एक मार्केट प्राइस होता है। लेट्स से कि वहाँ पे उस वक़्त लेट्स से आलू ₹20 केजी मिल रहा हो, इज़न्ट इट? ऑलराइट, तो ये दोनों ₹20 पर केजी अगर दे आर सेलिंग देयर पोटैटो और उसके बाद ही कहीं हम देखते हैं कि इस फार्मर के मन में आया कि मैं कहीं अपना ₹20 से बढ़ा के ₹30 केजी आलू कर देता हूँ। तो आप मार्केट का रिस्पॉन्स किस तरीके का ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि जहाँ पे अगल-बगल ये दोनों अ, सेलर्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे कि सारे के सारे जो कंज़्यूमर्स हैं यहाँ पे एकदम से लेना ही बंद कर देंगे और सारे के सारे यहीं से खरीदेंगे क्योंकि आप सेम आलू दे रहे हो लेकिन ₹30 केजी क्यों दे रहे हो? तो हम आपसे 1 केजी भी क्यों खरीदेंगे? हम यहीं से क्यों ना सारे के सारे चीज़ें खरीदें? तो हम देखेंगे कि यहाँ यहाँ पे प्राइस हमने चेंज किया लेट्स से 20 से ₹30 आपने थोड़ा-सा ही बढ़ाया, लेकिन डिमांड एकदम से आपका डिमांड फ़ॉल करते हुए दिख गया हमें। तो इस तरीके से जहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल दिखते हैं, वहाँ पे इस तरीके का हमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व्स की बात करें, तो हमें वहाँ पे क्या दिखता है ना कि प्राइस अगर आप चेंज करते हो तो उसके प्रोपोर्शन में आपका डिमांड जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है नहीं होता है। ऐसे ऐसे कौन से गुड्स में आपको ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करने को देखने को मिलती हैं? अगर आप एक बार इमेजिन करें तो आपको समझ में आएगा। अगर आप सोचें तो आपको इस एग्ज़ाम्पल का गुड्स समझ में आएगा कि किस तरीके के गुड्स हम इस एग्ज़ाम्पल में कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ लाइफ़ सेविंग ड्रग्स की, तो हम ये देख पाएँगे कि लाइफ़ सेविंग ड्रग्स जैसे कि इंसुलिन इंसुलिन शॉट्स जो आप लेते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लेट्स से आप लेते हैं, तो आपको ये लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ये लेंगे नहीं तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे। तो इसका दाम अगर बहुत ही एक्सेसिवली बढ़ भी जाता है, तो आप डिमांड इसका कम नहीं करेंगे, इज़न्ट इट? ऑलराइट, फिर सेम हम नेसेसरी गुड्स के साथ भी देख सकते हैं कि जैसे अगर हम वाटर ले लें, सॉल्ट ले लें, तो क्या आपको क्या लगता है कि अगर पानी का दाम बढ़ जाएगा तो आप क्या पानी कंज़्यूम करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे? नहीं, जितना आप पानी पीते हो वो तो आपका रिक्वायर्ड है ना, नेसेसरी गुड है। अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो आपका डिमांड में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। तीसरी तरफ अगर हम कुछ एडिक्टिव गुड्स की भी बात कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सिगरेट्स हो गए, जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है ना? जिससे लोग एडिक्ट हो चुके हैं, जैसे ड्रग्स हो गए, अगर हम इन चीज़ों की बात करें ना, तो इनका बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक भी होता है, तो डिमांड कहीं न कहीं उतना ही रह जाता है। तो हम सेम देख सकते हैं इस केस में परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व के केस में कि जहाँ पे कि प्राइस तो हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इस तरीके के गुड्स इसमें हम देखने को मिल रहा है हमें, जैसे कि लाइफ सेविंग गुड्स, नेसेसरी गुड्स एंड एडिक्टिव गुड्स, ऑलराइट? फिर कुछ ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक कर्व हमें देखने को मिलता है कि मतलब कि जो डिमांड में चेंज आ रहा है ना विथ चेंज इन प्राइस वो प्रोपोर्शनल है। मतलब इसका मतलब क्या समझते हैं कि अगर प्राइस में 10% का 10% का बढ़ोतरी देखने को मिला है, तो कहीं न कहीं डिमांड में भी हमें 10% का ही घट घटना देखने को मिलेगा। हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि अगर प्राइस 10% बढ़ गया है, तो उसके प्रोपोर्शन में डिमांड भी 10 ही परसेंट घटा है, ठीक है? तो ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व हम कह देते हैं।
ऑलराइट, जैसे कि हम अप्लायंस का केस ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल रेफ्रिजरेटर, अगर कहीं से उसका प्राइस 10% लेस होता है, तो उसके डिमांड में भी 10% ही इंक्रीज़ होगा उसके कंज़म्पशन में, ऑलराइट। यहाँ पे हम ये चीज़ समझते हैं जहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब दूसरा चीज़ और आखिरी चीज़ हम देखेंगे कि अदर फैक्टर्स जो हैं, उन्हें हम समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अगर ये देखते हैं कि डिमांड के साथ प्राइस का कुछ इस प्रकार का रिलेशन है कि अगर हम प्राइस को बढ़ाते हैं, तो डिमांड घट जाता है और प्राइस को घटाते हैं, तो डिमांड बढ़ जाता है। लेकिन ये इस तरीके का रिलेशन हम बाकी सारे फैक्टर्स को बिदा बिना कंसीडर किए ले रहे हैं कि मतलब यहाँ पे हम इनकम जैसे फैक्टर्स, यहाँ पे हम टैक्सेस जैसे फैक्टर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो बिना इन चीज़ों को कंसीडर किए हुए हम ये रिलेशन बताते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इनकम को भी कंसीडर कर लें, तो किस तरीके का डिमांड पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, वो अभी हम समझेंगे। सबसे पहला चीज़, अगर हम इनकम के साथ अगर देखें कि इनकम के साथ कैसे डिमांड रिलेटेड है, तो हम देखेंगे कि अगर आपका इनकम बढ़ता है, आपका कमाई बढ़ जाता है, आपके पास पैसा ज़्यादा होगा, तो आपका डिमांड भी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझने का ज़रूरत है कि हम कुछ तो इंफीरियर गुड्स बोलते हैं इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। इंफीरियर गुड्स कुछ वैसे गुड्स होते हैं कि जो आपकी माली स्थिति ठीक नहीं थी, इसी वजह से कहीं न कहीं ये गुड आपको कंज़्यूम करना पड़ रहा था। लेकिन क्योंकि आपका अब इनकम बढ़ गया है, तो आप इन इंफीरियर गुड्स से गुड क्वालिटी गुड्स पे शिफ्ट कर जाओगे। ठीक है ना? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप आप अगर आप अगर आप अगर सिर्फ राइस और रोटी खाते थे, जहाँ पे कि जब आपका इनकम लेस था, तो आप कहीं न कहीं, अगर आपका इनकम बढ़ेगा, तो आप फ्रूट्स पे, आप एग्स पे, आप मिल्क पे शिफ्ट करोगे और इनका कंज़म्पशन कहीं न कहीं थोड़ा घटते हुए हमें देखने को मिलेगा। तो गुड क्वालिटी गुड्स पे आप शिफ्ट करोगे जब आपका इनकम बढ़ जाएगा। तो ये इंफीरियर गुड्स का आप डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपके लिए, इज़न्ट इट? ये चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। दूसरा, अगर हम देखें कि अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स का सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर हम बात करें, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे गुड्स होते हैं? जैसे कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, तो कोल्ड ड्रिंक्स के कितने ही वैराइटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, ऑलराइट? ये सारे सब्स्टिट्यूट है, ये सारे के सारे क्या हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ही हैं, ऑलराइट? तो इन सारे ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, इज़न्ट इट? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वॉचेज़ हैं, तो डिफरेंट ब्रांड्स के क्या हैं, वॉचेज़ ही हैं, लेकिन ये डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। तो वो डिफरेंट ब्रांड्स के जो डिफरेंट वॉचेस हैं, वो एक दूसरे के लिए क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, इज़न्ट इट? जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में और क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं कि टी हो गया या तो कॉफ़ी हो गया, ये दोनों आप बेवरेज के रूप में कंज्यूम करते हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के लिए क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। तो इनमें किस तरीके का रिलेशन होता है, आप एक बात को बहुत यहाँ पे गौर से समझें कि अगर किसी दिन पेप्सी वाले कंपनी ने पेप्सी का दाम अगर बढ़ा दिया, तो ये कोका कोला के डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है? आप इस बात को सोच पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो आप इस बात को यहाँ पे समझें कि अगर आप कहीं दुकान में जाते हैं, आपके पास 2 कैन वहाँ पे आपको पड़ा हुआ देखने को मिलता है। एक होता है यहाँ पे पेप्सी का और दूसरा होता है कोका कोला का। आपको दुकान वाले से पूछने के बाद पता चलता है कि इसका पहले प्राइस ₹40 था, अब इसका प्राइस बढ़ कर के लेट्स से ₹100 हो गया है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोका कोला का प्राइस सेम 40 ही है। तो आप ये क्यों खरीदेंगे? आप ये नहीं खरीदेंगे ना, आप ये खरीदना प्रेफ़र करेंगे। तो हम कहीं न कहीं देखें कि प्राइस तो इसका बढ़ा है, लेकिन डिमांड कहीं न कहीं कोका कोला का बढ़ गया, इज़न्ट इट? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अगर हम देखते हैं कि प्राइस अगर किसी एक गुड का बढ़ता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट का डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है? ये चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं। तीसरी बात हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किस तरीके के गुड्स होते हैं, अगर हम वो समझें, तो वो ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे कि टी एंड शुगर, ऑलराइट? कि बिना आप शुगर के टी तो नहीं ही बनाओगे, इज़न्ट इट? जैसे कि बैडमिंटन एंड कॉर्क, जैसे कि बैट एंड बॉल, ठीक है? कि
ये दोनों गुड्स है ना, ये दोनों गुड्स के बिना एक-दूसरे के बिना इनका गुज़ारा है ही नहीं। ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे डिमांड का रिलेशन कैसे प्ले करता है? लेट्स से अगर बाज़ार में कुछ ऐसा मार्केट में कुछ ऐसा कंडीशन हुआ कि लोगों ने चाय पीना ही कम कर दिया, यानी चाय पत्ती ही अब वो बहुत कम खरीद रहे हैं। चाय पत्ती ही अगर वो कम खरीद रहे हैं, चाय पीना ही अब उन्होंने कम कर दिया, तो शुगर भी लोग क्यों ज़्यादा खरीदेंगे? शुगर भी कहीं न कहीं जो इससे अटैच बिकता था, तो अब शुगर का भी डिमांड कहीं न कहीं घट जाएगा। तो हम देखते हैं कि चाय का लोगों ने अगर डिमांड कम किया, तो शुगर का भी डिमांड कम हो गया। शुगर का भी डिमांड कम हो गया। सिमिलरली अगर हम देखेंगे कि कहीं अगर किसी दिन टी का प्राइस, चाय पत्ती का प्राइस बढ़ जाता है, तो चाय पत्ती का क्या हुआ? डिमांड घट जाएगा, इज़न्ट इट? और वहीं हम अगर सिमिलरली देखें, क्योंकि टी और शुगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तो टी का अगर डिमांड घटा, तो शुगर का भी डिमांड घट जाएगा, इज़न्ट इट? तो ये रिलेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है? चौथी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे, चौथा बात जो हम यहाँ समझना चाहते थे, वो ये था कि टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस के साथ कैसे इम्पैक्ट करता है। तो आपको ये बात पता होगा कि टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस में हम क्या समझना चाहते हैं। टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस में हम आप इस बात को समझें कि आप किसी गुड्स को देखते हैं जो कि ट्रेंड में रहता है, इज़न्ट इट? ट्रेंड में रहता है, उसका फ़ैशन होता है। कोई एरा होता है किसी गुड का, ऑलराइट, इज़न्ट इट? अगर कोई एक गुड फॉर एग्ज़ाम्पल एक जैकेट विथ सर्टेन लोगो अगर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ पहन के दिखते हैं, भले ही वो नॉर्मल सा जैकेट हो, लेकिन क्योंकि उसका ट्रेंड बन गया, तो लोग अब उसे प्रेफ़र करने लगेंगे। लोगों का टेस्ट टेस्ट मैनिपुलेशन हो जाएगा, तो लोग अब उसको ज़्यादा खोजेंगे मार्केट में, तो उसका कहीं न कहीं हम डिमांड बढ़ते हुए देखेंगे। तो टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस भी किस तरीके से डिमांड को अफ़ेक्ट करता है, वो हमें देखने को मिला, ठीक है? और लास्ट चीज़ हम देखेंगे स्पेक्युलेटिव डिमांड। स्पेक्युलेटिव स्पेक्युलेटिव डिमांड में हम क्या समझते हैं कि हम क्या देखते हैं, आपने एक बात ऑब्ज़र्व किया हो कि अगर हम देख रहे होते हैं कि कोई गुड एसेंशियल गुड्स है, कि किसी गुड का हमें जब ज़रूरत है, कि कोई गुड हमें खरीदना है, ठीक है? और हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं ना कि उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो हम कहीं न कहीं हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है इसका प्राइस और कहीं बहुत ज़्यादा इतना ना बढ़ जाए कि मेरे कैपेसिटी से ही बाहर चल जाए इसे खरीदने का, तो मैं कहीं न कहीं इसे अभी खरीद के स्टॉक में रख लूँ, इज़न्ट इट? तो इस केस में हमें क्या देखने को मिला कि प्राइस तो बढ़ रहा था, लेकिन डिमांड भी साथ-साथ बढ़ गया, इज़न्ट इट? क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि आगे चल के इसका और प्राइस बढ़ जाएगा। ऐसे केसेस हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। तो ऐसे डिमांड को हम क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव डिमांड बोलते हैं। तो अभी जो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर किए, वो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर एग्ज़ाम्पल यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ही इनफ है। ऑलराइट? तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप लॉ ऑफ डिमांड को कॉम्प्रिहेंसिवली समझना चाहते थे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।